नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी गांधीनगर की, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के किसानों को राहत देते हुए आगामी 11 जून से नर्मदा नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डिस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 लीटर डीजल चोरी के मामले का खुलासा किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा से उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल के आर्थो और न्यूरो विभाग में AI संचालित 3D प्रिंटिंग और सर्जिकल प्लानिंग सेवा शुरू की गई है, जिससे हड्डी और जोड़ों के जटिल रोगों के साथ साथ न्यूरो संबंधी बीमारियों के इलाज में अब मरीजों को बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे के अनुसार ये तकनीक जटिल फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, रीढ़ की सर्जरी, विकृत सुधार, ट्यूमर सर्जरी और रिवीजन सर्जरी जैसे मामलों में अत्यंत उपयोगी साबित होगी। वहीं वरिष्ठ न्यूरो सर्जन कुंज बिहारी सारस्वत ने बताया कि 3D प्रिंटिंग मॉडल से सर्जरी की सटीक योजना बनाने में डॉक्टरों और मरीजों दोनों को मदद मिलेगी। ये सुविधा अब ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, स्पाइन और जटिल पुनर्निर्माण सर्जरी के मरीजों के लिए उपलब्ध है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है हम लोगों के लिए उजाला सिग्नल्स हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के 2000 सर्जरीज़ हैं जो कंप्लीट हुई हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हैं। आई थिंक शहर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर बन रहा है ऑर्थोपेडिक केयर के लिए। एंड इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे को शुक्रिया अदा जताना चाहता हूँ, बिकॉज़ उनके बिना और उनके एक्चुअली डेडिकेशन और मेहनत के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग आज ऐड कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, जो 3D प्रिंटिंग एंड 3D मैपिंग है बोन्स की, वो सुविधा पेशेंट्स को मिलेगी अब। जैसे कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया है, बेसिकली एक मॉडल क्रिएट किया जाता है हड्डी का और उस पर आप ट्राई कर सकते हैं कौन से साइज़ का प्लेट फिट होएगा, कौन सा इम्प्लांट कौन से एंगल से लगाना है। एंड जो और डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ होती हैं और जटिल सर्जरीज़ होती हैं उसमें इस टेक्नोलॉजी से हमारे को बहुत फ़ायदा मिलेगा एंड डेफिनेटली पेशेंट केयर इम्प्रूव होगी। देखिए, ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके दो मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण जो बताया गया कि उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल में पिछले 2 सालों में हमने 2000 से ज़्यादा जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ पूरी कर ली हैं, जिसमें से 600-700 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ हैं। दूरबीन द्वारा जो आर्थोस्कोपिक सर्जरीज़ होती हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, हर प्रकार की सर्जरीज़ हमारे यहाँ की जा रही हैं और पिछले 2 साल में हमने 2000 से ज़्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ कर ली हैं। दूसरा जो एक मेजर हमारे यहाँ एक एडिशन है, एक नई चीज़ जो आई है आज, उसका एक लॉन्च है AI गाइडेड 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी, जो कि नॉर्थ इंडिया में केवल अमृतसर में अमनदीप अस्पताल में थी। अब उसके सहयोग से हमारे अस्पताल में भी वो सुविधा, जो कि आगरा में इस तरीके की सबसे पहला अस्पताल है इस तरीके की सुविधा लाने वाला, जिससे कि जो जटिल चोट की समस्याएं हैं या जटिल जोड़ प्रत्यारोपण की समस्याएं हैं या रिवीजन सर्जरीज़ हैं कि साहब पहले एक बार ऑपरेशन हो चुका है लेकिन दोबारा ज़रूरत पड़ रही है ऑपरेशन की, एक बार पहले जोड़ प्रत्यारोपण हुआ था लेकिन किसी वजह से ख़राब हो गया, दोबारा बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी जो समस्याएं आती हैं उनमें सर्जिकल प्लानिंग में देखिए, एक कहावत होती है, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। अगर आप किसी चीज़ को ठीक से प्लान नहीं कर पाए, सर्जरी भी उसमें से कुछ अलग नहीं है, अगर आप सही तरीके से नहीं प्लान कर पाए, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ठीक नहीं है, तो आप कितना भी अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर लें, अगर आप गलत रास्ते चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, आप सही। नमस्कार, मैं रनंजय सिंह हूँ और आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक आगरा के लिए एक नई फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए। तो उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल में आज हम 3D इमेजिंग फैसिलिटीज़ का लॉन्च कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि इससे एक 3D इमेजिंग 3D मॉडल तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स को सर्जरी प्लान करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, जिसका फ़ायदा डेफिनेटली हमारे पेशेंट्स को मिलेगा। तो इस फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में हम उजाला सिग्नल्स रेनबो की हॉस्पिटल की तरफ से इसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च करते रहेंगे और हम जिससे हमारे के मरीजों को सहायता मिलती रहे। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के किसानों को राहत देते हुए आगामी 11 जून से नर्मदा नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
नर्मदा कमांड क्षेत्र के विधायकों और सांसदों द्वारा सिंचाई जल की मांग उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने नर्मदा योजना के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर जल भंडारण की समीक्षा की। किसानों की फसलों की जरूरतों को देखते हुए उन्होंने निर्धारित समय से पहले 11 जून से नर्मदा नहरों के माध्यम से सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे राज्य के किसानों को समय पर सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अध्यक्ष मुकेश पुरी, जल आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव शामीना हुसैन, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉक्टर विक्रांत पांडे और जल आपूर्ति बोर्ड के सदस्य सचिव भगदेव मौजूद रहे। गांधीनगर से सीनू संवाददाता राकेश शाह की रिपोर्ट। इंदौर के गांधी हॉल में संस्था इंदौरियंस द्वारा आयोजित भव्य इंदौरी रत्न अवार्ड 2026 समारोह में समाज, शिक्षा, कला, खेल, चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 14 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धर्मेंद्रपुरी महाराज, प्रोफेसर डॉक्टर शंकर लाल गर्ग, भेरू सिंह चौहान, शुभा वैद्य सहित कई विशिष्ट व्यक्तित्वों को इंदौरी रत्न अवार्ड प्रदान किया गया, जबकि युवा और बाल प्रतिभाओं को भी विशेष सम्मान दिया गया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, संगीत और हास्य कार्यक्रमों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। संस्था ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को सम्मानित कर समाज में सकारात्मक प्रेरणा और नई पीढ़ी को प्रोत्साहन देना है। इंदौरियंस द्वारा इंदौर के तमाम जिन लोगों ने बहुत अच्छे सेवा कार्य किए, अच्छे कार्य किए हैं, उपलब्धि हासिल की है, ऐसे लोगों को इंदौरी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? तो संस्था इंदौरियन द्वारा इंदौरी रत्न कार्यक्रम किया जा रहा है। आज यह संस्था का 11वां वर्ष है। हमने उत्कृष्टता के पैमाने पे 11 सीनियर लोगों को आज सम्मानित किया है। 2 यंग अचीवर है और एक चाइल्ड अचीवर है, जिनको प्रोत्साहन स्वरूप हम आगे बढ़े, उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हमने आज सम्मानित किया है। उत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठता का पैमाना था हमारा, हमने उसी चयन आधार पे सब चीज लोगों को चयनित करा आज। संस्था इंदौरियंस लगातार इंदौर में सक्रिय है और लगातार कार्य करती है, क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? सर, संस्था का एक ही उद्देश्य है, हर चेहरे पे खुशी आए, हर चेहरा मुस्कुराए। हमने 5 बस्तियां, गरीब बस्तियां हमने गोद ले रखी हैं, जहां पर हम सब त्यौहार मिलजुल के बनाते हैं। 35 आदिवासी बच्चों को हमने गोद ले रखा है, जिनका लालन पोषण हमारी संस्था द्वारा किया जाता है, और कई एक्टिविटीज़ हम हमारी इंदौर की जनता के लिए करते हैं, ताकि उनको हमारे उत्कृष्टता और हमारी विधाओं के बारे में मालूम पड़ता है। आज का जो ये आयोजन किया गया है, इसके बारे में बताएं कि क्या पैमाना रहा था, जिन लोगों का आपने चयन किया था? सर, ये हम जो 11 रत्न देते हैं सीनियर सिटीजन में, उनका हम खेल, साहित्य, कला, धर्म, अलग अलग विधाओं में हम सम्मानित करते हैं। बड़ी ये चयन प्रक्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें 6 महीने का हम समय लेते हैं। हम अलग अलग तरीके से उनका विवरण लेते हैं और हम स्वयं जाके उनके बारे में पता करते हैं, और उसके बाद आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि एक से एक नाम जो आपने देखे हैं यहाँ, आपको उत्कृष्टता का पैमाना लगभग दिखाई होगा। यहाँ पर आपका परिचय? रवि गुप्ता, संस्था इंदौरियंस अध्यक्ष। इंदौरी रत्न अवार्ड से कई हस्तियों को सम्मानित किया गया है, आपको भी सम्मान दिया गया है, और आप जो है मुद्रा के क्षेत्र में, प्राचीन मुद्रा के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे ये 42वां सम्मान है मेरे जीवन का। उसके पहले आज सुबह ही 41वां सम्मान भी प्राप्त हुआ, और पिछले 50-55 वर्षों से मैं मुद्रा जगत की सेवा साधना कर रहा हूँ। मेरे संग्रह में ज़बरदस्त सिक्के हैं, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, जिनकी कोई जोड़ हिंदुस्तान में नहीं है। ये सारे सिक्के मैं एक म्यूज़ियम के रूप में इंदौर की जनता को दान करना चाहता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उससे लाभान्वित हो सके। आप मुद्रा मेला लगाते हैं प्रतिवर्ष और मुद्रा संग्राहकों को इकट्ठा करते हैं, क्या संदेश रहता है आपके इस आयोजन का? हमारा उद्देश्य यही है और संदेश भी यही है कि भारत के नए युवा भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति को समझें कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। लोग ऊपर ऊपर से बातें कर लेते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती है, लेकिन गहराई को समझे बिना ये देश आगे नहीं बढ़ता। ये संस्था इंदौरियंस ने जो सभी का सम्मान करके उनकी हौसला अफजाई की है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? बहुत अच्छा काम किया रवि गुप्ता जी ने, उमा त्रिवेदी जी ने, त्रिवेदी साहब ने, और तमाम लोगों ने एक निस्वार्थ भाव से ये आयोजन किया है, और बहुत बढ़िया मनोरंजक प्रोग्राम भी रहा, शिक्षात्मक भी रहा। इसके लिए मैं रवि गुप्ता जी को बधाई देता हूँ। आपका परिवार आपके साथ है? हाँ, मेरा परिवार पूरा साथ में है, और मेरी श्रीमती जी जो है, उनके बिना ये कलेक्शन हो ही नहीं सकता। मैं तो ले आता हूँ बाजार से, खरीद के कहीं से, मेले से, और इनके हाथ में सौंप देता हूँ। यही मुझे मौके मौके पर निकाल के देती है। मेरी बेटियों ने भी बहुत मुझे
सहयोग किया, दामाद लोग भी सहयोग करते हैं, तो इस प्रकार से ये मेरा बेटा भी सहयोग कर चुका है। ये है मेरे जीवन का सार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है गिरीश शर्मा आदित्य। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के छिबरामऊ विकासखंड की ग्राम पंचायत खोजीपुर के मजरा रामपुरा में पशुचर की सरकारी भूमि पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन किसान संगठन के जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला और प्रदेश प्रवक्ता रजनी दुबे के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी छिबरामऊ ज्ञानेंद्र द्विवेदी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर सपा नेत्री अंजू मिश्रा ने कब्जा कर रेस्टोरेंट का निर्माण करा लिया है। शिकायतकर्ता शांति देवी ने भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने तहसीलदार अभिनव कुमार वर्मा और सीओ चकबंदी की संयुक्त टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। इस मौके पर अमन मिश्रा, आशु पांडे, आशु दीक्षित सहित कई भारतीय किसान यूनियन किसान के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज किस मामले को लेकर आप लोगों ने एसडीएम साहब से शिकायती प्रार्थना दिया है? सौरिक रोड पर एक सरकारी जमीन जो कि पश्चर के नाम से दर्ज है, उसको समाजवादी पार्टी के पोषित कुछ दबंग लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। उसी के संदर्भ में आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उसी को लेकर भारतीय किसान के सभी पदाधिकारी तहसील में आए हैं। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कहा विधिवत जांच होगी और दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसडीएम साहब के आश्वासन से हम संतुष्ट हैं। कौन सपा नेता हैं जो जमीन पर कब्जा किए हैं? समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की कोई प्रदेश सचिव है अंजू मिश्रा जी। काफ़ी समय से वहाँ पर पश्चर की जमीन पे अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं और वहाँ पर एक स्थायी रूप से होटल का निर्माण करा के संचालित करवा रहे हैं। ये कहाँ पे है होटल? सौरिक रोड पर खोजीपुर रामपुरा के पास। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डिस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कैथून क्षेत्र में 750 लीटर डीजल चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक सृजित शंकर के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर अनिल, अखिलेश और शायर नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सभी बागरी जाति के निवासी बताए गए हैं। ये कार्रवाई 18 अप्रैल 2026 को हरियाणा के कैथल निवासी गुरमेज सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी के कंटेनर से 750 लीटर डीजल चोरी किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डिजायर कार भी जब्त की है। कोटा से सीनू संवाददाता आकाश कुमार बैरवा की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र स्थित एलपीएम मैरिज हॉल में राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता व्यापारी संघ अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने की और नेतृत्व सहायक आयुक्त राज्य कर खंड 1 नितिन श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में व्यापारियों को जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, उनके प्रश्नों का समाधान भी किया गया, जिससे उपस्थित व्यापारी संतुष्ट नजर आए। इस दौरान व्यापारियों ने ऐसे संवाद कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की। कार्यक्रम में कई व्यापारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे और आपसी सम्मान और अंगवस्त्र भेंट कर अतिथियों का सम्मान भी किया गया। संवाद था सर, उसमें क्या कैसे कौन आए थे? क्या जी, अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने अब सभी व्यापारी गणों का क्वेश्चनों का जवाब दिया, सभी व्यापारी संतुष्ट हैं। कुछ सुरक्षा की मांग भी कर रहे थे व्यापारी, ऐसे कुछ? हाँ, बीमा सुरक्षा, जैसे कि अगर किसी की दुकान में आग लग गई, चोरी हो गया या सब कुछ हो गया तो उसके लिए बीमा, जैसे कि किसान लोगों को उनका फसल सुरक्षा बीमा दी जाती है, वैसे ही ठीक व्यापारियों के लिए कुछ है नहीं, तो उसी की मांग रखी गई है। ऐसी मीटिंग होनी चाहिए महीने या 2 महीने से? नहीं, होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि अधिकारी और व्यापारियों में थोड़ा सा वो मेल मिलाप होता है। ये व्यापारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके निर्देश के क्रम में आयुक्त राज्यकर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के जो भी खंड हैं उनमें खंड स्तर पर बाज़ारों में जाके व्यापारिक संगठनों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं, उनके जो सुझाव हैं वो आमंत्रित किए जाएं और साथ ही जीएसटी के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, जो लाभ व्यापारियों को दिए जा रहे हैं, जीएसटी 2.0 के तहत सितंबर 2025 से जो सुधार हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी आम जनता तक, व्यापारियों तक मिल सके। सर, व्यापारियों कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कुछ व्यापारियों के लिए कुछ नए
सर कैसे क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, व्यापारियों के द्वारा सबसे पहला जो सवाल रखा गया वो व्यापारिक दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित है। आपके मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी व्यापारी जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं उनका 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना स्वतः ही हो जाता है। इसके लिए कोई प्रीमियम देय नहीं है। और व्यापारिक संगठनों द्वारा यहाँ पे यह मांग रखी गई है कि चूँकि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह बीमा राशि अत्यंत कम है, तो उनका ये सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, कैबिनेट के समक्ष और जीएसटी काउंसिल के समक्ष ये बात जाए आगे कि व्यापारियों का बीमा की जो राशि है उसको बढ़ाया जाए, 25 लाख 50 लाख तक की जाए। हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि संवाद के माध्यम से अपने उच्चाधिकारियों तक इस सूचना को पहुँचा दें। सर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हाँ, एक और बात जो रखी गई कि दुर्घटना बीमा ही नहीं, इसके अतिरिक्त सभी व्यापारिक संगठन ये चाहते हैं कि जो लाभ दुर्घटना बीमा योजना में है उससे अतिरिक्त अगर किसी व्यापारी के साथ किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कोई दैवीय आपदा हो जाती है जिसमें उसके वस्तुओं का नुकसान होता है, उसका लंबा नुकसान व्यापार में होता है, उस परिस्थिति में भी व्यापारी को कोई बीमा का लाभ मिलना चाहिए। इस संबंध में व्यापारिक संगठनों द्वारा कृषकों के बीमा योजना का एक उदाहरण दिया गया है। उनका ये कहना है कि जैसे कृषकों की फसल का नुकसान होता है तो उन्हें बीमा का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है, वैसा ही एक लाभ उन्हें भी दिया जाए यदि उनके किसी दैवीय आपदा से या किसी कारणवश किसी दुर्घटनावश उनके सामान का नुकसान होता है तो उसका लाभ उन्हें दिया जाए। इस मंच के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से हम अपने उच्चाधिकारियों तक इस बात को रखेंगे। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के 12 विधानसभा की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी 12 के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में महंगाई, बिजली, पानी संकट, गैस और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसी मांगें उठाई गईं। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बिजली और पेयजल व्यवस्था बदहाल है, बेरोजगारी बढ़ रही है और प्रशासन जन समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के हित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के ऊपर कुर्सी बना लेती थी, आज स्मृति ईरानी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, आज ये कौन सा उद्योग चला रहे हैं? ये सभी भर्ती बोर्ड आयोगों से मिल करके ये बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं। और जिस तरीके से गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, बिजली का दाम जिस तरीके से आसमान छू रहा है, आज गरीब किसान मजदूर को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सम्मानित नेतागण, बूथ सेक्टर सभी लोग मिल करके महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित हम लोग एसडीएम के माध्यम से इन्हीं मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं। ये बताइए, विपक्ष का चुनाव आता है कभी मुद्दा क्या उठाता है? 4 साल विपक्ष मुद्दा क्या? देखिए, अगर आप देखे होंगे तो विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है। अभी 13 पॉइंट रोस्टर में लखनऊ से लेकर के आरक्षण को लेकर के विपक्ष हर जगह मुद्दा उठाता है। लेकिन तानाशाही जो सरकार है, जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके आज 69,000 शिक्षक भर्ती में लड़के कीड़े की तरह रोएंग रहे हैं। 2018 की भर्ती है, उनका क्या दोष था? आपने आरक्षण पर डकैती डाला, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष लगातार सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार, अन्याचार जो भी है, इसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज आप लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अगुवाई में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप ज्ञापन देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी आम जनमानस की पार्टी है, पीडीए के तर्ज पे काम करती है। जनहित के तमाम मुद्दे थे, बिजली कटौती है, खाद न मिलना, पानी का संकट, महंगाई, आवारा पशु, तमाम तरह के इसी तरह से मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों को लेकर के महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन आज एसडीएम साहब के माध्यम से दिया गया। और कोई ये 12 ही नहीं, इसके पहले मेजा हो चुका है, कोरांव हो चुका है, आज 12 दिया गया, कल करछना है। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मन बनाया है, क्योंकि इस समय आम जनमानस बहुत परेशान है। खाद इस समय लोगों को चरी में डालने के लिए, धान के जो बेहन लोगों ने छीटा है उसके लिए खाद नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि शायद गूंगी बहरी सरकार के कान तक आवाज़ चली जाए और वर्तमान की समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान दे ले। लेकिन हमको नहीं लगता
क्योंकि ये सरकार बहुत ही संवेदनहीन है। इसके अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोगों के पास इनके अफसर भी निरंकुश हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये संवेदना इनके अंदर हो तो आम जनमानस की समस्या इनको दुखनी चाहिए। समस्या इनको ना तो दिखती है, ना तो इनको समस्या दुखती है। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है, लेकिन हम जानते हैं, मैं बार बार इस बात को कहूँगा, ये बहुत निरंकुश लोग हैं। इनको किसान मर जाए कोई मतलब नहीं, आम जनमानस व्यापारी मर जाए कोई मतलब नहीं, किसान मर जाए कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की ख्याल रहता है, इनके जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनका ख्याल रहता है। उनके लिए अगर कोई संकट आएगी, कोई समस्या आएगी, तो हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी सीधे विदेश चले जाएंगे और वहां से बैठ के हलावाला करके आएंगे। ये बताइए कि विपक्ष हमेशा जब चुनाव नजदीक आता है तभी नहीं, ऐसा नहीं। चुनाव तो देखिए होना ही है, चुनावी वर्ष है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन इसके पहले भी तमाम हम लोगों ने आंदोलन किया है। ऐसा नहीं, समय समय पर जब भी समस्याएं, इसके आप पिछले सत्र में अगर आप जाएं तो उस समय भी किसानों को खाद नहीं मिल रही थी। हमको याद है कि आपके 12 में धरना नहीं हो पाया था, करछना में बहुत विशाल धरना हम लोगों ने किया था। खाद जिस समय किसानों को नहीं मिल रही थी, किसान आधी रात से लाइन लगाता था सोसाइटियों पर, दुकानों पर, उस समय हम लोगों ने करछना तहसील में, मेजा में बड़े विशाल धरना, जनपद मुख्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आपके 12 विधानसभा में नहीं हो पाया था। मैं राजू पासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। आज आप लोग पार्टी में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो क्या मुद्दा है कि मुद्दों पर ज्ञापन? देखिए, समस्या तो बहुत है और सबसे ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है और बच्चों को शिक्षा को लेकर के है। हर तरह से मतलब महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। ये LPG सिलेंडर है, इसमें भी महंगाई बढ़ रही है। तो हम सबका यही कहना है कि भाई देखिए, सरकार जो है इस सब चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारी जो पब्लिक है, मजदूर पब्लिक, वो बहुत परेशान हो रही है सब चीज़ों से। तो हमारा तो भाई विरोध है, पूरा समर्थन है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी तो जनता उतरेगी, रोड पे उतरेगी, जो भी बन पड़ेगा वो करेगी। योगी सरकार महिलाओं को बच्चों को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि क्या है समस्या? जमीनी स्तर पे तो थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं उसमें से एक भी साक्ष्य सामने हमको तो नहीं मिल रहा है। चंद्रावती, नारी शक्ति संस्था से मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रत्नागिरी के दापोली तालुका में पेयजल आपूर्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि दापोली नगर पंचायत क्षेत्र का सांड पानी और कचरा उन जैकवेल क्षेत्रों में मिल रहा है जहां से हरने, 5 पंडरी, अटखन, मौजे, दापोली, शिवाजी नगर और किरंबा गांव को पेयजल आपूर्ति की जाती है। नागरिकों का कहना है कि समस्या को लेकर सालों से निवेदन, आंदोलन और उपोषण किए जा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। हाल ही में टूटी पाइपलाइन और पानी की बर्बादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया है। आरोप है कि वीडियो सामने आने के बाद मौजे दापोली गांव की जलापूर्ति बंद कर दी गई है। वहीं नागरिकों ने सवाल उठाया है कि जब कई क्षेत्रों में 15-15 दिन के अंतराल पर पानी मिल रहा है तो पानी की बर्बादी और प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना गलत कैसे हो सकता है। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और पेयजल व्यवस्था में सुधार की मांग की है। नमस्कार, मी आशिष बोड, राहणार मोजे दापोली। गेल्या काही दिवसांपूर्वी आपल्या गावातील तरुण विहार भुवड याने एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता, जो की दापोली नगरपंचायत हद्दीतून जो सांडपाणी आणि घातक कचरा सोडला जातो तो आपल्या मोजे दापोली गावातील नदीमार्फत बांतिवऱ्याच्या नदीला जाऊन मिळतो आणि तेच बांतिवरे नदीचं पाणी जॅकवेल मार्फत हरणे, 5 पंढरी, शिवाजीनगर, किरांबा, मोजे दापोली या गावांना सोडलं जातं। आज मी त्याच नदीच्या ठिकाणी उभा आहे, तुम्हाला दाखवतो त्या नदीची अवस्था बघा। त्या नदीच्या पाण्याला अक्षरशः फेस आलेला आहे। दापोली नगरपंचायत मार्फत जो सांडपाणी घातक कचरा सोडलेला जातो तो या नदी मार्फत जाऊन बांतिवरे नदीला मिळतो। हा जो पाणी पुरवठा करणारी कमिटी आहे जी की सुकाणू कमिटी, तर परवा जी व्हिडिओ पोस्ट झाली त्या व्हिडिओच्यामुळे या सुकाणू कमिटीने मोजे दापोली गावचा पाणी पुरवठा बंद केला होता। त्याचं हे ऑफिशियल लेटर आहे जे की आपल्या मोजे दापोली ग्रामपंचायतच्या प्रशासकाने
गावाला पाठवलं होतं. हा जो सांडपाणी दापोली नगर पंचायत मार्फत जो सोडला जातोय त्याच्या विरोधात आम्ही तरुण मागील 4 वर्षापासून उपोषणाला बसतोय. आणि उपोषणाला बसताना आम्ही जी सुकाणू कमिटी आहे तिला वारंवार निवेदन देत आलोय की जेणेकरून आमच्या सोबत उपोषणाला बसा. हा आपल्या गावच्या नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. एवढं निवेदन देऊन सुद्धा ती सुकाणू कमिटी आमच्या सोबत कधी आलेली नाही. तर मला सुकाणू कमिटीला एक प्रश्न विचारायचा आहे. तुम्ही जो मोजे दापोली गावचा पाणी पुरवठा बंद केलेला आहे ते योग्य आहे का? आणि नागरिकांच्या आरोग्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणं चुकीचं आहे का? तर याचं उत्तर आम्हाला सुकाणू कमिटीने द्यावं हीच नम्र विनंती. रत्नागिरी से सीनू संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। रत्नागिरी में आज मौसम ने अचानक करवट ली। तेज गर्जना और बिजली की चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और दोपहर में शुरू हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने जिले के लिए आज और कल येलो अलर्ट जारी करते हुए कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। हालांकि बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन आगामी 2 दिनों के मौसम को लेकर लोगों की चिंता बनी हुई है। रत्नागिरी से सीनू संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। कोलारस जनपद पंचायत के ग्राम कार्य स्थित हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्तर तक उन्नत किए जाने की मांग ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को आवेदन देकर की है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का नया भवन बन चुका है और परीक्षा परिणाम भी लगातार अच्छे आ रहे हैं, लेकिन 10वीं के बाद छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए कोलारस या शिवपुरी जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और कई विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। हर साल लगभग 10 से 15 छात्र छात्राएं 10वीं उत्तीर्ण करते हैं और ऐसे में यदि विद्यालय को हायर सेकेंडरी का दर्जा मिल जाए तो उन्हें गांव में ही उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा और कंप्यूटर जैसी सुविधाओं से उनका शैक्षिक विकास भी बेहतर हो सकेगा। ग्रामीणों ने विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को शीघ्र हायर सेकेंडरी में उन्नत करने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।